दोस्तों, दिल्ली में जो नए विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है अब। और एलजी के सक्सेना ने प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली को शपथ भी दिलाई। इसके बाद वह विधायकों को शपथ दिलाए। और इस सत्र में देखें तो विधानसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना है। और इस बीच में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान आया कि 27 फरवरी तक चलने वाला विधानसभा में इसी सत्र में सीएजी कैग की जो पेंडिंग है सभी 14 रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है कि गलत शराब नीति के कारण दिल्ली को 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। तो फिर एक सवाल उठा कि कैग रिपोर्ट कितनी पावरफुल होती है और इसे कैसे तैयार की जाती है, कैसे काम करता है, और क्या सरकार इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर सकती है। इसको समझते हैं कैग को लेकर कि कैग क्या है, कैसे तैयार होती है, कैसे होती है कैग की नियुक्ति। ये समझिए सीएजी जिसे कहते हैं, नियंत्रण और महालेख परीक्षण जिसे कैग कहा जाता है, वास्तव में भारतीय संविधान की ओर से स्थापित एक अथॉरिटी है, संस्था। यह सरकार के जो प्रभाव क्षेत्र से पूरी तरह से बाहर रहती है, सरकार का कंट्रोल नहीं होता। इस अथॉरिटी का गठन सरकार की आमदनी और खर्च पर नजर रखने के लिए किया जाता है कि सरकार कितनी खर्च कर रही है। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया भी उसी तरह से है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को पद से हटाने के मामले में अपनाई जाती है। अब भारतीय संविधान में सभी सरकारी खर्च की जो पड़ताल करने के लिए सरकारी एजेंसियां बनाने का प्रावधान किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 148 में इस बात का जिक्र है, कहा गया है कि इस एजेंसी के मुखिया की नियुक्ति राष्ट्रपति की ओर से किया जाएगा। और कैग की प्रमुख का वेतन और सेवा की दूसरी सभी शर्तें भारतीय संसद द्वारा की जाती है। इसके अलावा जो कैग की नियुक्ति के बाद जो शर्तों में इस तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है जिससे उनको नुकसान हो। और कैग के ऑफिस के सभी प्रशासनिक जो खर्च है उसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला जाता है। दो तरह से ऑडिट करती है कैग। उसमें जो दो है वो है भारतीय संविधान में ही कैग के कामकाज और शक्तियों के बारे में जिक्र भी है। इसका जिक्र किया गया है अनुच्छेद 149, 150 और 151 में इसका जिक्र मिलता है। कैग का नाम वास्तव में सभी सरकारी संस्थाओं का ऑडिट करना होता है। इसका काम भी यही होता है कि सभी संस्थाओं को ऑडिट करे और ऑडिट रिपोर्ट कैग द्वारा संसद या फिर विधानसभा के पटल पर रखी जाती है। वर्तमान में देखिए तो कैग दो तरह से ऑडिट करते हैं। इसमें से एक जो है रेगुलेटरी ऑडिट होता है, तो दूसरा होता है परफॉर्मेंस ऑडिट। रेगुलेटरी और परफॉर्मेंस इस दो तरह की कैग की ऑडिट होती है और इसमें रेगुलेटरी ऑडिट को कंप्लायंस ऑडिट भी कहा जाता है। अब कंप्लायंस ऑडिट रेगुलेटरी को कहते हैं। इसमें सरकारी कार्यालय के जो सभी वित्तीय ब्यौरा है उसका विश्लेषण होता है। इस विश्लेषण में मुख्य रूप से ये देखा जाता है कि सभी नियम और कानून का पालन किया गया है या नहीं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जो कार्यकाल है उसमें केंद्र की ओर से की गई 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी का मामला इसी रेगुलेटरी ऑडिट के कारण ही उठा था। इसके बाद देखें तो इसी तरह परफॉर्मेंस ऑडिट के दौरान कैग की ओर से ये पता लगाया जाता है कि सरकारी योजना शुरू करने का जो मकसद था क्या उसे कम खर्च पर सही ढंग से लागू किया गया या नहीं। इस दौरान सभी योजनाओं का पॉइंट बाय विश्लेषण होता है, पॉइंटर लिखकर। अब ये जो विभाग हैं और कंपनियां हैं कौन कौन से दायरे में आते हैं इसे समझिए। आसान शब्दों में समझाने की हम कोशिश करें तो एक्सपर्ट की जानकारी ये भी कहती है इस पर कि कैग की मुख्य भूमिका होती है केंद्र और राज्य के सभी सरकारी विभागों और कार्यालयों की जो अकाउंट है उसका ऑडिट करना कि कितना खर्च हुआ उसका पड़ताल रखना। और इसमें इन विभागों में जैसे कार्यालय में रेलवे होता है, डाक और संचार विभाग होता है, ये भी शामिल होती है। क्या कि सरकार की अपनी कंपनियों या फिर सरकार की तरफ से फाइनेंस की गई कंपनियों के जो खाते हैं उसकी स्क्रूटनी भी होती है।
केंद्र और राज्य सरकारों को के अधीन करीब करीब 1500 सार्वजनिक वाणिज्य कंपनियां और अलग अलग 400 गैर वाणिज्य जो स्वायत्त शाही संस्थाएं हैं, प्राधिकरण हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से इसे वित्तीय मदद पाने वाली 44 अथॉरिटीज और बॉडीज भी इसके दायरे में आती है। संसद और विधानसभा की समितियों को भी ये रिपोर्ट पेश करती है। क्या राज्य विधानसभा में इसके अकाउंट की भी डिटेल्स पब्लिकली सौंपी जाती है। ये कमेटियां इस रिपोर्ट की स्क्रूटनी करती है। इसके बाद फैसला करती है कि क्या रिपोर्ट में सभी पॉलिसी का पालन किया गया है या नहीं। ये भी देखा जाता है कैग में कि क्या किसी सरकारी निकाय की ओर से कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। इसके बाद मामले को चर्चा के लिए संसद या विधानसभा में पेश किया जाता है और उस पर आगे की कार्रवाई की जाती है। केशुभाई पटेल की इसी चक्कर में कुर्सी गई थी। कैग की एक रिपोर्ट में मानने से के लिए सरकार भले ही बाध्य नहीं होती है कि हम नहीं माने, लेकिन इससे कई बार सरकार की मुश्किलें भी बढ़ाई है कैग ने। इसकी वजह ये रही है कि मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक की कुर्सी इसमें जा सकती है। मंत्रियों को जेल जाना पड़ा और यूपीए सरकार के देखें तो दूसरे कार्यकाल के बाद सत्ता में वापस ही नहीं आ पाई। ये सितंबर 2001 की बात है। उदाहरण से कैग ने गुजरात पर एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें ये कहा गया था कि गुजरात के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल हैं, बिना किसी कारण 2 बार विदेश यात्रा पर गए और 2 करीबी अफसरों को भी साथ ले गए और मनोरंजन के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर दिए। इसके बाद गुजरात सरकार ने कैग के खिलाफ एक और विज्ञापन जारी करवा दिया। हालांकि केंद्र में तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और अगुवाई वाली जो बीजेपी सरकार है उसने एक्शन लिया और बीजेपी नेताओं ने सहमति बनाकर 6 अक्टूबर 2001 को केशुभाई पटेल से इस्तीफा ले लिया था। इसके अलावा ए राजा के भी उदाहरण ले सकते हैं जो 1989 में वीपी सिंह की सरकार में रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री बने तो फिर घर सजवाने के लिए जो रकम थी तय रकम उससे ज्यादा खर्च की और इस पर भी कैग ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें वीपी सिंह सरकार कटघरे में आ गई थी और साल 2010 की जो 2G स्पेक्ट्रम नीलामी आवंटन की कैग की रिपोर्ट है उसमें खुलासा किया गया था। इससे केंद्र सरकार को 1,76,00,000 रुपए का नुकसान हुआ था और तब डीएमके के ए राजा दूरसंचार मंत्री थे। हंगामा मचने पर सीबीआई को जांच सौंपी गई जिसने ए राजा को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में ए राजा को कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। लेकिन कैग की रिपोर्ट और कैग की कितनी पावर होती है ये इस 2 उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि एक रिपोर्ट में मंत्री, मिनिस्टर, सीएम तक की कुर्सी भी खतरे में आ सकती है। अब देखना होगा कि दिल्ली की जो कैग रिपोर्ट है उसमें क्या कुछ नया निकल कर सामने आएगा। फिलहाल आपको जानकारी सही लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।